दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव कोगन सू से, जो कि अपनी मां के फ्यूनरल को छोड़कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसकी बहन कॉल करके उसे जल्दी आने के लिए कहती है। जल्दबाजी में कोगन सू की गाड़ी के सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में कोगन सू एक आदमी का एक्सीडेंट कर देता है और जब उसके पास जाकर देखता है तो वह आदमी मर चुका होता है। इस एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ यह डॉग और कोगन सू जानते हैं। इसी बीच यहाँ से पुलिस की कार गुजरती है, जिसे देखकर कोगन बहुत डर जाता है और जल्दी से इस लाश को लेकर जाता है। और जब यहाँ से पुलिस चली जाती है तो कोगन्स इस लाश को अपनी कार की डिग्गी में डालकर इसे छुपाने के लिए अपने साथ ले जाता है। जब कोगन आगे जाता है तो पुलिस की चेकिंग चल रही होती है और कोगन शू इन्हें देखकर घबरा जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने के अलावा कोई और रास्ता तो भी नहीं था। और तभी एक पुलिस वाला अल्कोहल की चेकिंग के लिए कोगन का मुंह खुलवा है। कोगन बताता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूं, लेकिन शराब पीने की वजह से ये पुलिस वाले कोगन को गाड़ी से बाहर उतार देते हैं और पूछते हैं कि डिटेक्टिव होने का कोई प्रूफ दिखाओ। कोगन सू कहता है कि मैं अपनी मां के फ्यूनरल से आ जा रहा हूं, बस थोड़े दुख में पी लिए। लेकिन ये लोग कोगन सू की बातों पर यकीन नहीं करते और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कार की डिग्गी तलाशने के लिए बस इसे खोलने ही वाला था कि कोगन सू उसे रोक देता है और यहाँ कोगन सू और पुलिस वालों में लड़ाई होने लगती है और फिर ये लोग कोगन सू को दवाई से बेहोश कर देते हैं। और तभी इन लोगों को वेरिफिकेशन से पता चलता है कि कोगन सू सच में एक डिटेक्टिव है। अगले सीन में कोगन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहां कोगन के सीनियर चीफ और उसके साथी सबेट के केस में फंस चुके हैं क्योंकि ये रिश्वत खाते हैं। वहीं डिटेक्टिव पुलिस वालों पर बहुत गुस्सा होता है और उन पर हाथ उठाता है क्योंकि उन्होंने उसके डिटेक्टिव होने पर यकीन नहीं किया। इसके बाद कोगन अपनी मां के फ्यूनरल में जाता है, जहां सभी गेस्ट जा चुके थे और कोगन के पास इसकी बेटी का एक टॉय आता है और इसकी बेटी भी इसके पास आती है। यहाँ कोगन सू के साथी भी आकर इसे रेट के बारे में बताते हैं और एक साथी जिसका नाम चोई है वह कहता है कि तुम इन सब का इल्जाम अपने सिर ले लो। कोगन सू कहता है मैं क्यों लूं। इस बात पर यह सब झगड़ने लगते हैं और फिर यह लोग चले जाते हैं। तभी गार्ड इस आवाज को सुन सुनकर चेक करने के लिए आता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक होता है, जहां कोगन सू इस लाश को अपनी साथ ही एक ताबूत में बंद कर देता है, जिसके बाद ये अपनी मां से माफी मांगता है क्योंकि ऐसा करना सिन है। अगले दिन इस ताबूत को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, यानी कि वो लाश हमेशा के लिए छुप गई थी। लेकिन अभी भी कोगनती की उसकी कार टूटी हुई थी, जिस वजह से वह पुलिस के सामने फंस सकता था। इसलिए यह अपनी कार को पुलिस की कार से ठोक देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कार को गलत जगह पार्क किया था। यह डिटेक्टिव था, इसलिए इसे कोई कुछ कहता भी नहीं है, यानी अब बता सकता है कि उसकी कार पुलिस की कार से ठुक थी। अगले सीन में हमें कोरियन पुलिस दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पर एक बॉम्ब की टेस्टिंग करने के लिए इसे ब्लास्ट करते हैं। क्योंकि यह काफी स्लो था, इसलिए बटन दबाने के 2 मिनट बाद जब ब्लास्ट होता है, इसी दिन इनके पास एक केस आ जाता है जो कि ली नाम के एक आदमी का था। यह खूनी है। जब को गन्स इसे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि इसी की लाश को तो उसने दफनाया था, लेकिन यह अपने साथियों को नहीं बता सकता था कि यह मर चुका है। इसलिए इसे ढूंढने के लिए वह चला जाता है, जबकि इसे पता है कि यह अब मिलने वाला नहीं है। पुलिस वाले ली को ढूंढने के लिए उसके घर के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं कि वह जरूर अंदर ही होगा, जिस पर कोगन कहता है कि वह अंदर नहीं होगा। यह लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। यह सुनकर कोगन सू बिल्कुल चुप हो जाता है और जब ये अंदर जाते हैं तो इन्हें ली नहीं मिलता है। इसी बीच कोगन सू को वही डॉग दिखता है जो कि इकलौता गवाह था उस एक्सीडेंट का। कोगन सू इस डॉग के पीछे चला जाता है और इसे वही रोड दिखती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। यही ली का ठिकाना था। अभी कोगन सू इस एक्सीडेंट को याद कर ही रहा होता है कि एक इंस्पेक्टर यहाँ पे आ जाता है और कोगन को बताता है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर को गन्स पूछता है कि इसके बारे में किसने बताया, तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि एक आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है कि कैसे उस आदमी का कार से एक्सीडेंट हुआ और फिर वो खूनी उसे कार में डालकर ले गया। यह सुनकर कोगन सू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने उसे देख लिया है और फिर उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, यानी कि वो सीन जरूर इसमें कैप्चर हुआ होगा। कोगन और उसके साथ ही उस एक्सीडेंट की फुटेज चेक करते हैं। यहाँ कार का सिर्फ पिछला हिस्सा ही दिखाई देता है और इसके साथ ही नंबर प्लेट देखने की बहुत कोशिश करता है,
पर कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। लेकिन कोगन का एक साथी नंबर पहचान लेता है कि यह कोगन की कार है, लेकिन कोगन पर शक नहीं करता है। ये सब देखकर कोगन बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर वापस आता है, जहां इसकी बहन होती है और उसका हस्बैंड, जो कि पूरे दिन घर में ही रहता है और कुछ काम नहीं करता। अगले दिन जब सू ऑफिस में होता है तो उसके पास कोई इंसान बार बार फोन करके पूछता है कि ली की बॉडी तुमने कहाँ छुपाई है। पहले तो सू को लगता है कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो आदमी कहता है कि अगर तुम पुलिस को इस बारे में कुछ भी बताते हो या तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को सब कुछ सच बता दूंगा। ये सुनकर सू डर जाता है, लेकिन सू देखता है कि जो आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है वो सामने एटीडी में है, जिसे पकड़ने के लिए डिटेक्टिव सू इसके पीछे भागता है। पर इतनी देर में ये कार लेकर चला जाता है डिटेक्टिव। सू इस कार का पीछा करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। अब ये आदमी कोरियन पुलिस के हेडक्वार्टर में जाता है और पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है, यानी कि यह एक पुलिस इंस्पेक्टर है। तो फिर सू को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, अरेस्ट क्यों नहीं, इसका भी दोस्तों आगे पता चलेगा। इधर डिटेक्टिव सू कार में ही सो जाता है और इसका दोस्त चोई से जगाता और कहता है कि तुम्हारी कार तो एकदम नई लग रही है। इस पर सू कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी कार पुलिस की कार से ठुक गई थी, इसलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया। और जब सू कार में बैठता है तो उसे वही आदमी यानी कि पार्क का कॉल आता है, जो सू से उस लाश के बारे में पूछता है। इस पर सू नहीं बताता कि लाश कहाँ छुपी है। इधर पार्क डिटेक्टिव सू के पुलिस स्टेशन में आकर उसकी जम के धुलाई करता है और फिर बाद में उससे माफी मांगकर कहता है कि मैं तुम्हें कोई और समझा। पार्क यहाँ पे आता रहता है और जो इसके चीफ है वो भी इसे अच्छे से जानते हैं। पार्क बाथरूम में जाता है, जिसके पीछे सू भी चला जाता है और पार्क सू से उसी बॉडी के बारे में कहता है, जिस पर सू गुस्सा हो जाता है और पार्क के साथ मारपीट करने लगता है। लेकिन दोस्तों, फिर पार्क इसकी जमकर धुलाई करता है, जिसे देखकर डिटेक्टिव सू समझ जाता है कि यह तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और पावरफुल है, इसलिए वो उसे बॉडी देने का फैसला करता है। इसके बाद सू उसी बॉडी के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर देखता है कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। सू को पता चलता है कि यह एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा है, बल्कि इसे तो 2 गोलियां लगी थी, यानी अगर टेस्ट होता भी है तो वह बच सकता था। सू को ली का फोन मिलता है, जिसे लेकर वो ली के घर जाता है और उसे चार्ज करने लगता है। यहाँ पर उसे एक डॉग दिखता है, जो कि शुरुआत में था ये ली का ही है। यहाँ सू को ली का पर्स मिलता है, जिसे चेक करने पर उसे कुछ खास नहीं मिलता। इसी बीच ली का फोन बजने लगता है। सुई से उठाता है तो एक आदमी फोन पर कह रहा होता है कि तुम कहां पर हो सुई। ये सुनकर कुछ जवाब नहीं देता, इसलिए वह समझ जाता है कि यह ली नहीं है और वह कॉल कट कर देता है। सुई इस आदमी की लोकेशन निकलवा आता है और उस जगह जाने लगता है। इधर चोई के पास एक चालान की कॉपी आई है, जिसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा था। जब वह कार की नंबर प्लेट देखता है तो वो समझ जाता है कि यह डिटेक्टिव सू की कार है, जो कि 21 तारीख को ठुकी थी। लेकिन सू ने बताया था कि उसकी कार 2 दिन पहले एक पुलिस वाले की कार से ठुक गई थी। यह देखकर चोई समझ जाता है कि वो एक्सीडेंट सू ने ही किया था। वहीं दूसरी तरफ सूज लोकेशन पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और फिर उससे सब कुछ उगलवा लेता है। यह आदमी सू को बताता है कि पार्क, जो कि पुलिस वाला है, वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे जब पुलिस के यहाँ ड्रग्स लगते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि उन्हें पानी में बहा दो, लेकिन पार्क इन्हें बहाने के बाद दोबारा नीचे से एक नाली से यह पानी निकाल लेता है और फिर पानी को इस बोतल में भरकर इस ड्रग्स को बार में इस्तेमाल किया जाता, जो कि खुद पार्क चलाता है। एक बार जो इस पानी या ड्रग्स को ले लेता है ना दोस्तों, उसको उसकी लत लग जाती है। इसलिए आज पार्क इतना अमीर है। डिटेक्टिव सुई से पूछता है कि पार्क ली को क्यों ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा क्या है। इस पर सू को पता चलता है कि ली के पास लॉकर की चाबी है, इसलिए वह फिर से ली की लाश को बाहर निकालकर उस चाबी को ढूंढता है, जो कि उसे मिल भी जाती है। लेकिन तभी चोई पे आ जाता है और सू से कहता है कि तुमने इसका खून किया है, और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच सू के हाथ से वह चाबी गिर जाती है। सू चोई को समझने की बहुत कोशिश करता है, पर चोई को यकीन नहीं होता। तभी पाक सू को कॉल करके कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, और जब सू बाहर आता है तो कार ब्लास्ट हो जाती है और जो ही मारा चाहता है। ये देखकर सू बहुत दुखी होता है। पाक सू को मैसेज करके कहता है कि अगर मुझे ली की डेड बॉडी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सू एक प्लान बनाता है और वह अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर वही बॉम्ब उठाता है
जो कि 2 मिनट बाद ब्लास्ट हुआ था, और सुबह ली की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है और पार्क की कार में रख देता है। पार्क इस लाश को बहुत अच्छे से चेक तो करता है, पर उसकी जो मशीन है वो बॉम्ब को पहचान ही नहीं पाती। पार्क सू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सू कहता है कि मैंने मेल टाइप कर दिया है और अब मुझे गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है, और जब पार्क यहाँ से जा रहा होता है तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से पार्क और कार दोनों नदी में डूब जाते हैं। सू अब खुश होता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए वो अपनी फैमिली को कॉल करके बताता है कि वह भी बीच पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहा है। इसी बीच पार्क इसके घर आ जाता है, जिसका आधा फेस खराब हो चुका था। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। सू ने अपनी गन भी रखी थी, इसलिए वह उसे निकालने लगता है और फिर पार्क को शूट करके मार डालता है। पुलिस को भी इन सब के बारे में पता चल जाता है, लेकिन फिर वह सू को रिहा कर देता है क्योंकि उसने ली को नहीं मारा। सू पुलिस की नौकरी छोड़ देता है और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।